हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपके समक्ष हिंदी की नई क्लास के साथ। ये क्लास बेसिकली यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा और लोअर की जो मुख्य परीक्षा है जून में, दोनों परीक्षाएं जून में होनी है, उनको समर्पित है। लेकिन जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक केवल लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही मेनली, बाकी जो आपका यूपी पैट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी, जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री का जो एग्जाम होने वाला है, ये जो आगे आरओ एआरओ के एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों समास। समास स्टार्ट कर रहे हैं। समास ऐसे इस तरीके से समझेंगे, समास में नए बहुत सारे नए शब्द हैं मेरे पास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पुराने शब्द तो चलिए आ रहे, नए शब्द भी बहुत सारे हैं। तो एक वीडियो जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो पुराना वीडियो है उसके लिए भी, जो नया वीडियो आने वाला है उसके लिए भी, ये चैप्टर आपका हर जगह काम आने वाला है, ठीक ना। और इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि आपका हर कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट समास को लेकर। कैसे बच्चे? समास को देखिए आप, समास करते हैं स्टार्ट। समास, समास दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार शब्द का अर्थ ही पूछ लिया जाता है। समास बच्चों सम प्लस आस, अगर हम इन संधि देखें तो संधि कौन सी है? संधि तो इसमें व्यंजन है। सम प्लस आस, सम का जो अर्थ होता है, अलग से अगर अर्थ निकाल लेंगे तो सम का अर्थ होता है समान, एक जैसा, ठीक ना। लेकिन अगर सम और आस दोनों का शब्द का अर्थ निकालते हैं हम लोग, तो इसका अर्थ बैठता है पास बिठाना, पास बिठाना। किसका अर्थ है ये? सम प्लस आस, इन दोनों शब्दों का जब हम इनको जोड़ेंगे तो समास का तो अर्थ जो होता है वो तो होता है बच्चों संक्षिप्त करना। क्या करना? अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है समास का तो इसका अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्तता, संक्षिप्तता या संक्षिप्त करना, छोटा करना, छोटा करना। लेकिन सम प्लस आस में जो सम शब्द का अर्थ है वो निकलता है पास बिठाना। क्या करना? पास बिठाना, पास बिठाना। तो पास बिठाना क्या? जब हम हिंदी व्याकरण में दो शब्दों को या दो पदों को, बल्कि क्योंकि शब्द स्वतंत्र होते हैं और जब शब्द का प्रयोग किसी शब्द को बनाने या वाक्य में करते हैं तो बच्चों उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। शब्द स्वतंत्र होते हैं, जब उनका प्रयोग हम कोई शब्द बनाने में या वाक्य बनाने में उनका प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। जब दो पद पास पास आते हैं और एक नया अर्थ देते हैं, वो तो अर्थ नहीं देते, वो जो उन शब्दों का अलग करने पर अर्थ मिलता है, एक नया शब्द बनाते हैं और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। तो जब उनको पास बिठाते हैं, दो पदों को पास पास लाते हैं। से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक शब्द है कार्य और एक शब्द है कुशल, एक है कुशल। एक यहां लिखा हुआ कार्य का अपना अर्थ है, कुशल का अपना अर्थ है, दोनों मैंने पास पास बिठा दिए, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दिए? पास पास। कार्य का अर्थ अलग था, कुशल का अर्थ अलग है। कार्य कुशल बनने से क्या बना? कार्य में कुशल होना, कार्य में कुशल होना। ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, पर यहां पे क्या है? समास तो बन ही गया ना, कार्य कुशल, यानी कार्य में कुशल होना। यानी दो पद मैंने पास पास बिठा दिए, दो पद क्या कर दिए? पास पास बिठा दिए। से मैं कहूं आपको, एक शब्द है गंगा और एक शब्द है जल। अब तो भी भाई यही आ जा, क्या बन गया? गंगा जल बन गया। गंगा जल
जो गंगा का जल होता है सब बोलते हैं गंगा जल। गंगा अलग था, जल अलग था, दो पद पास पास बिठा दिए तो क्या बन गया, समास बन गया, संक्षिप्त कर दिया। संक्षिप्त किस लिए किया और कैसे किया, बीच में कोई विभक्ति छुपाई, विभक्ति को बोलते हैं परसर्ग। क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। विभक्ति दो कारक को जोड़ने वाले होते हैं, इन दो पदों को जोड़ने वाली होती है। तो यहां पर भी एक कार्य में कुशल होना, कार्य का नहीं, कार्य में, तो में विभक्ति छुपी हुई है। गंगा का जल का विभक्ति छुपी हुई है। जब भी कभी संक्षिप्तीकरण होगा, संक्षिप्त होगा तो विभक्ति का लोपन अवश्य होगा। ठीक, एक तो बात ध्यान रखना, जब भी कभी संक्षिप्तीकरण होगा तो विभक्ति का लोपन अवश्य होगा। और जब हम दोबारा विभक्ति लगाकर उस शब्द को खोलेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों विग्रह करना। क्या करना, विग्रह करना। यानी जब दो पदों के बीच में हम लोग वापस से विभक्ति लगा देते हैं और पद को यानी शब्द को खोल देते हैं तो उसे बोलते हैं विग्रह करना। तो विग्रह समास का विस्तृत रूप है और समास उस किसी शब्द का संक्षिप्त रूप है। समास कैसा है, संक्षिप्त रूप, और विग्रह कैसा है, विस्तार। याद रहेगी बात। विस्तार, विग्रह कैसा है, विस्तार रूप। समास कैसा है, संक्षिप्त रूप। ये ध्यान, एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान, जो पास पास बैठेंगे वो सजातीय बैठेंगे, विजातीय नहीं। यानी एक तद्भव एक तत्सम नहीं होने का, हमेशा सजातीय पद ही, सजातीय मतलब एक ही पद, या तो वो पद कैसे होंगे, तद्भव होंगे या तत्सम होंगे। वही पद पर्यायवाची नहीं आ सकता, ठीक ना, वही पद साथ कार्य कुशल होना, काम कुशल बोल दो, काज, कार्य का प्रत्यय होता है काज होता है, काज कुशल नहीं बोल सकते ना, काज कुशल, कार्य कुशल। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है, क्या बोल सकते हो, भगीरथी जल नहीं बोलेंगे ना, तो पर जाति सेम जाति के ही आएंगे, है ना, इनके जगह हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। समझिए, ये इसकी विशेषता होती है समास की। अब समास और संधि दोनों में अंतर होता है बच्चों, ध्यान रखना। संधि तब होती है जब ध्वनि या वर्ण प्रभावित होता है, और समास वहां होता है जहां पद प्रभावित होता है। याद रहेगी बात, संधि वहां होती है जहां वर्ण प्रभावित होता है, और समास वहां होता है जहां पद प्रभावित होता है। संधि हमेशा विकार होता है, वर्ण विकार। संधि क्या है, वर्ण विकार। विकार किसको बोलते हैं बच्चों, विकार बोलते हैं कमी को। किसे बोलते हैं, कमी को, कि कोई कमी आ गई जी। कैसे कमी आ गई, देखिए शब्द लिखा हुआ है हिमालय, क्या लिखा हुआ, हिमालय, विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आल्य बनेगा। क्या बनेगा, आल्य। अब इस मैं में ए छुपा हुआ है और यहां भी आ छुपा हुआ है, यहां पे ए और यहां पे आ, दो ध्वनि होगी ना, लेकिन यहां पर क्या है, एक ध्वनि है आ की, यानी एक वर्ण का विकार आता है, लेकिन इसमें कोई विकार नहीं, यहां पद प्रभावित होते हैं और यहां ध्वनि प्रभावित होती है। तो संधि वर्ण विकार है, वर्ण यानी ध्वनि को प्रभावित करते हैं, और समास पद को प्रभावित करते हैं। संधि वो विभक्ति का विलोपन करते हैं तो समास बनता है, विभक्ति लगाते हैं तो विग्रह बनता है। विग्रह विस्तारवादी रूप है और समास संक्षिप्त रूप है। ये बात स्पष्ट होगी जो ये है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो मैंने आपको इतना सारा मैटर बताया, आप लोग सब समास के बारे में जानते हैं। जो नए बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे कि ये समास किस बला का नाम है, तो समास बच्चों शब्द को संक्षिप्त करने की बला का नाम है। जब हम शब्द को छोटा करते हैं, दो पदों को मिलाकर हम एक यौगिक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक शब्द बनाते हैं। तो समास खुद यौगिक शब्द होता है, तो वो शब्द जुड़ जाता है और एक नया अर्थ, जिसमें आपको कार्य कुशल, कार्य में कुशल होना, अलग अलग थे। गंगा जल, गंगा का जल, वो तो विग्रह हो गया। जब दो पद पास पास आकर एक नया पद बनाते हैं, अर्थपूर्ण पद बनाते हैं, तो उसे हम समास बोलते हैं। क्योंकि देखो ना, गागर में सागर भरना, बड़ी चीज को छोटा करना, ये समास का गुण है। संधि भी ऐसा ही है। संधि क्या करती है, दो शब्दों को जोड़ती है आपस में, ठीक है। जैसे दो शब्द अत्या प्लस आचार, अत्याचार बन गया। अत्या प्लस आचार क्या बन गया, अत्याचार बन गया। अति प्लस आचार,
ठीक ना, इत्यादि, इति प्लस आदि बन गया। तो वहां भी दो शब्द जुड़ रहे हैं, पर वहां पे वर्ण विकार होता है। वर्ण क्यों? संधि हमेशा ध्वनि पे होती है, साउंड पे होती है, वर्ण पे होती है, और समास हमेशा पद पर होगा, पद से प्रभावित होगा। यहाँ दो पद मिलेंगे। चलिए, अब जो ये पद मिलते हैं, इनमें ध्यान रखना बच्चों, जो ये पद मिलते हैं, इन पदों में क्या होता है, जैसे कार्य कुशल है, एक पद ये हो गया, ठीक, एक पद ये हो गया, एक पद गंगा हो गया, एक पद जल हो गया। तो जो पहला पद होता है बच्चों, उसे पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद पहला पद होता है, पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद है पहला। कुशल क्या है बच्चों? दूसरा पद है। कैसा है? दूसरा पद, यानी इसे उत्तर पद बोलते हैं। सुना आपने उत्तर वैदिक काल? उत्तर पद बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के दो हिस्से हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो 1000 से 1500 का है वो ऋग वैदिक काल है, उसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। जो 1000 से 500 बीसी के बीच का है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर क्या मतलब? बाद वाला। तो उत्तर पद कौन सा? बाद वाला। और पहला पद कौन सा? पूर्व पद हो गया, यानी पहला पद हो गया, प्रथम पद हो गया। इन पदों के अर्थ के आधार पर ही हिंदी व्याकरण में मूलतः समास 4 प्रकार के थे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछता है, तो वर्तमान में अगर पूछता है कि समास के कुल कितने प्रकार हैं, तो बच्चों 6 प्रकार आपको लगाने हैं। और पूछता मूलतः कितने थे, तो मूलतः आपके 4 थे, कि हिंदी के विद्वानों ने इन पदों के अर्थ के आधार पर ही हिंदी के पदों को वो समास को 4 भागों में बांटा था। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहले पद के अनुसार शब्द का अर्थ बनता है, यानी जिस सामासिक शब्द में जब दो पद मिलते हैं तो सामासिक शब्द बोलते हैं। जिस सामासिक शब्द में पहला पद प्रधान होता है उसे बच्चों अव्ययी भाव समास बोलते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है बाद में देखेंगे। पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण। पहले पद के अनुसार अर्थ निकलता है, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा रूप, रूप के अनुसार। तो विधि तो वैसी रहेगी, रूप भी वैसा रह गया। अर्थ किससे बना? पहले पद से बना। आमरण, मरने तक, आजन्म, जीवन भर, जीवन भर। तो क्या बना? पहले पद से अर्थ निकल रहा है शब्द का। जब पहले पद से अर्थ निकलेगा तो अव्ययी भाव समास होगा बच्चों। जब दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद गौण होगा, यानी उत्तर पद प्रधान होगा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास कैसे? माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखित। तो ना क्या दूसरे पद से अर्थ निकल रहा? कैसे? अगर मैं बताऊं, मैंने कहा पहला पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो मार से अर्थ बना। मार कौन सा है? दूसरा से। पॉकेट मार क्या मार? पॉकेट को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो दूसरे पद से अर्थ बना। माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला। तो चोर से अर्थ बना जल धारा, जल की धारा, जल की धारा। तो धारा तो अर्थ बनेगा, जल तो वैसे जल थोड़ी अर्थ निकल जाएगा। धारा, अब क्या, अब हम लोग जल धारा, इसका मतलब धारा बह रही है कोई, तो जल धारा, तो धारा से अर्थ निकलेगा। तो दूसरे पद से अर्थ निकलता है। कैसे? और देख लीजिए आप, तिल चट्टा, तेल को चाटने वाला। तो चट्टा से तो अर्थ निकला तेल को चाटने वाला। जब दूसरे शब्द से अर्थ निकले तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास बच्चों। पहले से निकले तो अवयव, दूसरे से निकले तत्पुरुष। और जब दोनों पद प्रधान हो, यही ना पता चले भाई कौन सा प्रधान कौन सा गौण, दोनों का हमने प्रधान मान लिया, दोनों पद अपने आप में प्रधान है। द्वंद्व समास। कौन सा बच्चों? द्वंद्व समास। चलिए लेता हूं।
द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, लाभ हानि, रोटी कपड़ा, कुछ भी ले लीजिए, लव कुश। तो दोनों में से कोई कम महत्वपूर्ण है क्या? रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, रोटी भी और कपड़ा भी, अर्थ तो नहीं बनेगा रोटी कपड़ा, दोनों में द्वंद्व है, दोनों ही प्रधान है। लाभ हानि दोनों प्रधान है, माता पिता दोनों प्रधान, भाई बहन दोनों प्रधान, लव कुश दोनों प्रधान। अगर कहोगे यहाँ गंगा जल, अब जल भी तो प्रधान है, गंगा प्रधान है, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही है ना, मिलकर एक सामासिक शब्द है, यहां भी एक सामासिक शब्द है। पर अगर हम पद की बात करें तो माता और पिता का अर्थ कैसे निकालोगे? माता पिता का जरा विग्रह करना, माता और पिता, माता और पिता, लाभ या हानि, रोटी या कपड़ा, रोटी या कपड़ा, निकालो। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, तो जल क्या है? गंगा का जल, तो जल से अर्थ बनेगा तब तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष है, पहला तत्पुरुष ना दूसरे से। यहां पर किससे अर्थ नहीं बनेगा? माता और पिता कोई अर्थ नहीं बना सकता, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। जब दोनों ही महत्वहीन हो जाए, ना तो ये महत्वपूर्ण ना ये महत्वपूर्ण, दोनों गौण हो जाए, तो बच्चों बहु विरही समास होता है। बहु विरही, बहु विरही का शाब्दिक अर्थ जरूर पढ़िएगा, यहां से आप पढ़ रहे हैं। बहुविरह का शाब्दिक अर्थ बताइएगा क्या होगा, कमेंट्स करके बताइएगा। बहुविरह का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछा मैंने, सब इसकी परिभाषा नहीं पूछी मैंने। बहु का अर्थ क्या है, विरही का अर्थ क्या है, मैं बताता हूं। विरही को बोलते हैं, विरही बोलते हैं बच्चों चावल को। वैदिक काल में धान यानी चावल को विरही कहा जाता था, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुका है। वैदिक काल में चावल का विरही, बहु मतलब क्या? बहुत ज्यादा है, तो चावल की तरह बिखरा हुआ समाज है। जब आप चावल की ढेर लगा देते हैं ना, तो उसको गिन नहीं सकते आप, ऐसे बहुविरही समाज फैला हुआ है, बहुत सारा फैला हुआ है। किसी भी समाज को देख लो आप, ये लगेगा यार बहुविरही तो नहीं है, अगर आपको नहीं पता है बहुविरही तो नहीं है। गंगा जल, फिर गंगा जल बहुविरही तो नहीं है। कार्य कुशल, और कार्य में कोई कुशल हो सकता है, बहुविरही तो नहीं है, लगता है आपको ऐसा, इसलिए इसको बहुविरही कहा गया है। इसमें दोनों पद महत्वहीन होते हैं। कैसे? से अगर मैं आपको एक शब्द दूं, जैसे दशानन, दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो 10 और आनंद किससे अर्थ बनाओगे? 10 और आनंद भी नहीं बनने का, 10 या आनंद भी नहीं बनने का, दोनों पद मिलके अर्थ बनाओगे और तीसरा अर्थ देंगे। जब दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, तो तीसरा अर्थ प्रदान करने का मतलब होता है कि वो दोनों पद गौण हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। दशानन रावण के बारे में बता रहा, नीलकंठ शिव के बारे में बता रहा, चतुर्भुज विष्णु के बारे में बता रहा, चतुरानन ब्रह्मा जी के बारे में बता रहा, पंचानन हनुमान जी के बारे में बता रहा। तो यानी उनके बारे में बता रहे, अर्थ दूसरा, शब्द दूसरे हैं। पंच आनंद, अगर हम पंच ले और आनंद ले तो कहीं से भी लिखा क्या? हनुमान जी लगेंगे। अब 5 आनंद, अच्छा 5 आनंद हैं जिसके, वो आपका हनुमान जी। तो इस तरह का, यानी इसमें दोनों पद गौण होते हैं। इसमें पहला पद प्रधान दूसरा गौण, अव्ययी भाव, दूसरा प्रधान पहला गौण तत्पुरुष समास, दोनों ही प्रधान द्वंद्व समास, और दोनों प्रधान ना हो बहुव्रीहि समास। यही मूलतः समास से 4, पर वर्तमान में क्रमधार्य और द्विगु समास को मिलाकर, जो कि तत्पुरुष के ही भाग हैं, कुल समास की संख्या बच्चों 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो अगर मूलतः पूछता है कितने थे हिंदी व्याकरण में, तो 4 ही लगाइएगा। पूछता है कुल कितने समास है, तो 6 समास है। कैसे? मैंने आपको बता दिया कि जो समास का प्रकार है वो उनके पदों के आधार के अर्थ के आधार पर है समास का प्रकार। तो समास का प्रकार पदों के अर्थ के आधार पर 4 ही बैठेगा, 6 तो बैठने का नहीं। तो अब जो 6 जो बैठाया गया है, ये जो 6 बैठाए गए, क्रमधार्य और द्विगु को अलग समास मान लिया गया, तत्पुरुष से अलग कर दिया गया। तो कितने हो गए? 6 समास। तो कुल आपको 6 लगाने हैं, मूलतः पूछता था आपको 4 लगाने। ठीक है बच्चों, तो ये तो समास का आपको मैंने सारी बातें बता दी। अब समास के प्रकार मैंने 6 बता दिए। अब हम पहला समास लेते हैं अव्ययी भाव समास।
कौन समास? अव्यय भाव समास। देखिए अव्ययी भाव, अव्यय का भाव बताने वाला समास। किसका भाव बच्चों? अव्यय का भाव। अव्यय का भाव। अव्यय क्या होता है? अव्यय बच्चों अविकारी शब्द होता है। अविकारी, अविकारी वो शब्द होता है बच्चों जिसका लिंग वचन पुरुष नहीं होता। जिसका लिंग वचन पुरुष नहीं होता उसे हम अविकारी बोलते हैं, और अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। यानी उनका, उसको आप कहीं लगा दो, उसका लिंग वचन नहीं बदलेगा। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ध्यान बच्चों, अव्यय जो बोलते हैं इसमें कुछ शब्द आते, जैसे आ, प्रति, यथा, यथा, बे, नी, भर, उप, प्रत्यय का उपयोग है अनु। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर किसी शब्द से पहले लगे तो वहां आंख बंद के अव्यय भाव समास लगेगा। आमरण, आजन्म, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रत्यंग, प्रत्येक, प्रति, यथा विधि, यथा रुचि, यथा रूप, यथा विधि, यथा रुचि, यथा रूप। यथा पहले आ गया ना, सबका अर्थ बताऊं अभी। बे शरम, बे हया, ठीक ना, बेशरम, बेहया, बेवफा, बेफना, बेफना, बेरहम। किससे आया? बे से। निकम्मा, निकम्मा, ठीक ना, निकम्मा, निर्विवाद, निहि प्लस विवाद, निहि प्लस विवाद। अगर विसर्ग भी लगा हो ना तो वो भी ध्यान रखेगा, यही समास होगा, अव्यय भाव समास। क्योंकि निहि अपने आप में एक अव्यय है, तो निहि, निर्विवाद, निकम्मा, ठीक ना, इस सब किसमें आएगा? नियम आ जाएगा। भरपेट, उपकूल, उपनियम, उपकूल, अनुयायी, अनुयायी, अनुचर, अनुगामी, अनुसरण। क्या आ गया? पहले अनु आ गया। तो अगर ये आ जाए तो समास कौन सा होगा बच्चों? अव्यय भाव समास। अगर ये शब्द आ जाए, पर यही केवल यही अव्यय भाव समास नहीं है, ये तो केवल एक छोटी सी बात है कि अगर ये किसी शब्द से पहले आ जाते हैं तो छोटी सी ट्रिक बन जाती है कि भाई आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाओ और आगे बढ़ो। इसके अलावा अव्यय भाव समास कहां होगा? ध्यान रखा, ये जो शब्द मैंने आपको बताया, आमरण, मरने तक। आमरण का अर्थ क्या होता है बच्चों? आमरण का अर्थ होता है मरने तक, मरने तक। आ से अर्थ निकला, आमरण, मरने तक। प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्येक, हर एक, प्रतिद्वंद, प्रति नियम। तो प्रति से अर्थ बनता है, ठीक ना, जैसे प्रत्येक या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। देखो बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके मैं नोट्स बनवा रहा हूं अपनी फाइल के रूप में। अब वो जो नोट्स बनेंगे बच्चों, वो हम पीडीएफ के रूप में हम अपना चैनल बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंस्टाग्राम करा उस पर, टेलीग्राम पर, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। धीरे धीरे प्रोसीजर में आ रही हैं चीजें, और आपको बैक एज पूरे बेहतरीन नोट्स आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वो नोट्स आपको मिलेंगे। तो जितना मैं यहां पढ़ाता हूं उसका अर्थ, ठीक ना, और जो और बाकी चीजें बच जाती हैं वो सब आपको नोट्स के माध्यम से पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। तो प्रत्यक्ष अक्ष के सामने प्रत्यंग, प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग, अंग के सामने, अंग के सामने, अक्ष के सामने, मरने तक, आजीवन, आमरण, आजीवन तक, क्या? जीवन भर। प्रतिकूल, कुल के प्रति, कुल के प्रति। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथार्थ, यथार्थ का मतलब है अर्थ के अनुसार, है ना। यथा करता है यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा संभव, जहां तक संभव हो सके। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। उपकूल आया एक बार, उपकूल। उपकूल का मतलब बच्चों होता है ना, उपकूल, ये उपकूल का मतलब होता है किनारा, छोटा किनारा,
किनारे के निकट, उसको बोल सकते हैं या छोटा किनारा। ये कुल होता है, कुल, एक कुल होता है, कुल ये अलग होता है। कुल ये टोटल में भी आता है, और ये कुल परिवार वाला कुल है, परिवार कुल। और ये कौन सा है? किनारा बोलते हैं इसको, उपकुल। तो उपकुल छोटा किनारा। अनुयायी पीछे चलने वाले, अनुगामी अनुसरण करने वाले, अनुचर साथ चलने वाले, सब क्या ना। अनुज पीछे आने वाला, अनुज बता ना, अनुज पीछे उत्पन्न होने वाला, अनुज जा मतलब उत्पन्न होना, और अनुज पीछे, तो पीछे उत्पन्न होने वाला। तो अनु वही अर्थ दे रहा है, चाहे कहीं चला जाए तो अव्यय होगा ना। तो अव्यय तो समास कौन सा होगा? अव्यय। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे इसमें शब्द हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। आपाद मस्तक, ये अव्यय भाव के समास के शब्द हैं। किसके? अव्यय भाव समास के शब्द हैं बच्चों, ध्यान रखिए। किसके? अव्यय भाव के। इसे अपाद मस्तक है। अपाद मस्तक का मतलब होता है, अपाद मस्तक का अर्थ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पाद पैर से लेकर मस्तक तक, आ से अर्थ बना। किससे? आ से। पाद मतलब क्या? पैर से लेकर मस्तक, मस्तक यानी कहां तक? माथे तक या मस्तिष्क तक। मस्तक बोलते ना, मस्तक। तो पैर से लेकर मस्तक तक। तो आ से अर्थ बना आकंठ, कंठ के साथ, कंठ के साथ आकंठ। याव जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने, यथा विधि नहीं आने का, न यथा रुचि आने का, ये आएगा। और जैसे ही आया, अरे ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई नहीं किसी ने भी आज तक। ये क्या था? याव जीवन, जब तक जीवन है। याव से अर्थ बनता है याव, है ना। याव जीवन, जब तक जीवन है। तो गांठ बांधिएगा, रट लीजिएगा, ठीक ना। समास कौन सा होगा? अव्यय भाव। नालायक, ना से अर्थ बना, ठीक ना। दुस्तर, दु उपसर्ग है अपने आप में, क्या है? उपसर्ग है। और आप जानते हैं उपसर्ग जो होते हैं एक प्रकार के अव्ययी होते हैं। तो ये भी बन गया, जिसको तैरना कठिन हो। दुस्तर, अब बड़ा दुस्तर का, जिसको पार करना कठिन हो, तैरना कठिन हो, ठीक ना। अनुस्मारक, अनु से बना। स्मारक मतलब क्या? अनुस्मारक, अनु, अनु तो आ गया, छोड़ दो सब चीजों को, अनु आ गया ना, अविभाव हो गया। अनुस्मारक मतलब अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक यानी स्मरण कराने वाला पत्र। दर्शनार्थ, दर्शनार्थ क्या होगा? दर्शन के लिए, दर्शन के लिए, ना। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। दर्शन, इसमें कोई अव्यय नहीं आया है, हर जगह अव्यय, कोई अव्यय तो इसमें आएगा, अविभाव समास तो होगा, पर पहला पद जो होता है वो जरूरी नहीं है कि इसी तरह का है। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, पहले पद के अनुसार अर्थ निकलना चाहिए। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। मरणोपरांत, मरने के बाद, पहले पद से अर्थ निकलना, मरने के बाद। तो मरने के बाद, मरणोपरांत, ध्यान रखने का बच्चों। अतिरिक्त, जो रिक्त के अलावा हो, रिक्त के अलावा हो। एक तो बच्चों आप ये याद रखिएगा, जो मरने के अलावा, ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, ये कठिन शब्द हैं और आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक और जरूर लिख लीजिएगा। ये देखो बच्चों, अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर अविभाव समास होता है। जैसे मैं कहूं दिन, दिन, घर, घर, रात, रात, हाथ, हाथ, धीरे, धीरे, पल, पल, पल पल दिल के पास कोई रहता है, कौन रहता है? जान लीजिए। पल पल, दिन दिन, बीच में हाइफन आया है, और क्या सोचते हैं अब जहां बीच में हाइफन आ गया, योजक चिन्ह आ गया, द्वंद्व समास। ऐसा नहीं होता है। दिन दिन, दिन दिन, दिनों दिन बोलेंगे इसको, यानी दिन से पहले दिन, दिन के बाद एक और दिन, दिन एक और दिन। यानी देखो, जब हम खाली बात करते हैं ना दिन की, अब वो यार दिन भर पढ़ता है, क्या पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है, मतलब मेहनत करता है, वो दिन दिन भर पढ़ता है। तो इस दिन को जैसे हमने दिन लगा दिया,
या चलो इसके बाद हमने ये दिन लगा दिया, क्योंकि हम पहला पद तो अवयव मानेंगे ना, तो हमने ये दिन लगा दिया इस दिन से पहले, तो जैसे लगा दिया तो इसने इसके अर्थ को बदल दिया। दिन दिन भर पड़ता है, आपको तो दिनों दिन पड़ता है, दिन भर पड़ता है, दिन दिन भर पड़ता है। देखो मैंने कहा रात भर पड़ता है, रात रात भर पड़ता है, तो ज्यादा मेहनत का, तो एक रात लगने से दूसरी रात का अर्थ बदल गया, तो इसने इसका अर्थ बदल दिया। पहली रात ने दूसरी रात का अर्थ बदल दिया, तो पहली रात अवयव बन गया। क्या बन गया? अवयव। तो समास कौन सा हो गया? अवयव समास। हाथ हाथ, ये देखो ना, धीरे धीरे, धीरे के बाद और धीरे, एक तो धीरे चल रहा, ऊपर से और धीरे हो गया, क्यों है तो धीरे चलता है, तो आता वो धीरे धीरे चलता है, तो यानी धीरे चलता है तो कुछ चलता है, और धीरे चलता है तो और धीरे चलता है, तो ये धीरे क्या हो गया? ये और अवयव बन गया, इसने इसके अर्थ को बदल दिया। तो जब इसने इसके अर्थ को बदल दिया तो क्या बन गई? अवयव बन गया, और अवयव बनने से क्या बन गया? अवयव समास। ऐसे पल पल में हो गया, सेम यही हाथों हाथ है ना, इसको हम लिख सकते हैं रातों रात, है ना बच्चों, रातों रात भी लिखते हैं इसको, और इसको हाथों हाथ भी लिखते हैं बच्चों, और इसको धीरे धीरे लिखते हैं पल पल। सही है ना, हर पल हर पल, पल पल हर पल, तो हर पल यानी पल पल, इस हर से अर्थ बनेगा। हर घड़ी, जहां भी हर आ जाएगा पहले ध्यान रख लेना, बस आपको कुछ नहीं करना है। अत्याधुनिक, अति आ गया, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। माखन चोरनी, मक्खन को चोरने वाला, को आता है वहां, के नहीं आता। विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, बार बार, ये आएगा बार बार, तो नहीं होता, यहाँ बताइए आपको। तो इन सब में भी समास कौन सा होगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, कौन समास होगा? अव्ययभाव समास, इसमें भी और इसमें भी। तो इनका आप जरूर ले लीजिएगा, क्या नाम आपका? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको जरूर अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, बहुत अच्छी किताबों से, बहुत स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने के बाद तब आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, छोटी बड़ी, इसी नहीं तो प्रकाशन से कोई भी किताब उठा के ले आयो, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे उदाहरण आपको दे रहा हूं। देखिए अब तत्पुरुष समास, कौन समास बच्चों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होगा बच्चों? किसे बोलते हैं तत्पुरुष समास? पहला पद प्रधान कि दूसरा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। कौन सा? दूसरा पद प्रधान, पहला पद कौन? तो क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद देख लीजिए। एक तो कारक विभक्ति समास, कारक विभक्ति समास, ये 6 प्रकार का है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध, काके की, अधिकरण और संबोधन। इसमें अधिकरण नहीं होता, इसको ध्यान बच्चों, इसमें संबोधन नहीं होता और इसमें कर्ता नहीं होता, कुल नहीं होता कर्ता। इसकी विभक्ति ने होती है, इसकी विभक्ति ओ होती है, क्योंकि ने और ओ ऐसी विभक्ति है बच्चों जो दो पदों को जोड़ नहीं सकती। जब दो पदों को जोड़ेगी नहीं, दो पदों को आपस में उसको विग्रह भी नहीं कर सकती, तो फिर हम जब विग्रह नहीं करेगी तो हम उसको आप कारक में शामिल नहीं करोगे। जो विभक्ति विग्रह में शामिल हो सकती हो, दो पदों का विस्तार कर सकती हो, वही वक्त बच्चों किसमें आएगी? कारक विभक्ति में आएगी। तो 6 तो ये होते हैं कारक विभक्ति समास। जैसे कर्ता के बाद क्या आता है? करण, तो करण तत्पुरुष समास इस तरह का। अब ये लग रहा होगा इससे करण तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या यहां से क्वेश्चन बनेगा? बन सकता है, और यहीं से ही बनेगा, बन सकता है नहीं, यहीं से ही बनेगा। वो अवयव भाव या तत्पुरुष इधर नहीं पूछने का, घुमा के पूछेगा, तभी तो 100 में से बच्चे बाहर जाएंगे, 80 प्लस ऐसे तो नंबर आएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें अलग आते हैं। क्रमधारी समास अलग प्रकार का है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यात्मक होता है। अलग समास में देखो बच्चों, अलग समास में अलग तरह का समास होता है। इसमें ए आता है पहले, आनी ए, नव्य समास, ये भी इस तरह का समास होता है। बताओ अभी, लुप्त पद, बीच का पद लुप्त हो जाता है समास, जैसे ना युधिष्ठिर वगैरह वो उसमें आते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे समास, पहले हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति समास। कारक विभक्ति समास बहुत आसान है, कारकों की विभक्तियां आपको याद हो,
आप पैट पास कर चुके हैं तो आपको याद होगा। जो पैट पास नहीं करे हैं, अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बच्चों बता देता हूं, हिंदी में 8 कारक होते हैं और 8 कारक जो होते हैं हिंदी में, उनकी विभक्तियां होती है जो कारक की पहचान करवाती हैं। उन विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। और विभक्ति भी 2 तरह की होती है, संश्लिष्ट विभक्ति और विशिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट जो जोड़ने का काम करती है, जो, और विशिष्ट जो अलग से आती है। ठीक है, देखते हैं उसको आगे। तो ये है आपका कारक विभक्ति समास। तो हम पहले कारक विभक्ति समास देखते हैं क्या होता है। इसमें देख लीजिए आप, कुछ शब्द मैंने लिख दिया है पहले ताकि समस्या ना रहे। कारक विभक्ति समास। कारक विभक्ति समास में बच्चों ध्यान रखिएगा, पहला समास होता है कर्ता करण, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास सभी लोग पढ़ चुके हैं, उदाहरण इसका क्या होती है। करण की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति ना जो करण कारक है विभक्ति को होती है। को का मतलब 2 पदों के बीच में को आता है। जैसे मैं कहूं राम ने रावण को डंडे से पीटा, तो राम ने रावण को, तो रावण के बाद क्या आया? को आया है, तो ये करण की विभक्ति होगी। किसकी? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक उल्टा हो गया, सॉरी। कर्म, कर्म कारक, ये कर्म होता है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म विभक्ति होती है, कर्ण की होती है से। तो राम ने रावण को डंडे से पीटा, तो जहां को आ जाएगा वहां कर्म कारक आ जाएगा। उससे जो पहले रावण को, राम ने सीता को, तो सीता कर्म कारक होगी। राम ने रावण को, रावण कर्म कारक हो गया। महेश ने श्याम को, तो महेश ने श्याम को, तो को आ गया ना, कर्म कारक हो गया। तो जहां पर भी को विभक्ति आ जाएगी वो कौन सा कारक होगा? वो बच्चों कर्म कारक होगा। और कर्म कारक का मतलब है कर्म तत्पुरुष समास। कहां होगा? समझना, जितने उदाहरण बताए आपको, माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला, है ना। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। दिल तोड़ का जगह दिल को तोड़ने वाला। ध्यानातीत, ये तो अलग हो जाएगा। ध्यानातीत। नरभक्षी, ये देखिए आप, नर का भक्षण करने वाला, है ना, नर का भक्षण करने वाला, ये अलग हो जाएगा। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। मक्खन को चुराने वाला, ख्याति प्राप्त। नरभक्षी, नरों का भक्षण करने वाला, नरों का भक्षण करने वाला, तो है ना। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त करने वाला। रोज, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख होने वाला। खड़गधर, खड़ग को धारण करने वाला। जितेंद्र, जितेंद्र यानी किसको? इंद्रियों को जीतने वाला। को आया ना सब जगह, क्या को? दिल को तोड़ने वाला। ध्यान अतीत, ध्यान को अतीत होने वाला। नरभक्षी, नरों को खाने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त होना। रोजगारोन्मुख, बहुत जरूरत है रोजगार की, तो है ना। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख होना। खड़गधर, खड़ग को धारण करने वाला। जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला। इसमें समास दूसरा भी होगा। एक बात हो रहा, एक शब्द में कई समास हो सकते हैं। ध्यान, एक शब्द में एक समास हो ऐसा नहीं होता है, एक शब्द में कई समास हो सकते हैं। और किसी शब्द में संधि भी होगी, समास भी होगा। किसी शब्द में केवल समास होगा, संधि नहीं होगी। और किसी शब्द में केवल संधि होगी, समास नहीं होगा, है ना। दिन रात है, केवल दिन रात लिखा हुआ है, तो दिन रात में संधि तो है नहीं, समास तो है ना, इस तरह का। तो किसी शब्द में एक से अधिक समास भी संभव है, एक शब्द में एक से अधिक समास भी संभव है। याद रहेगी बात, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी शब्द में संधि भी हो सकती है, समास हो सकता है। वो ऐसा पूछता है, कई बार पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं प्री के एग्जाम कि, और उसमें आर में दूसरे एग्जाम लोअर में भी आए हैं कि ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें संधि भी और समास भी है। तो छांटने पड़ेंगे चार में से, आपको देखना पड़ेगा कि संधि किसमें हो रही है, समास किसमें भी है, या किसमें केवल समास है उसमें संधि नहीं है, जिसमें केवल संधि है उसमें समास नहीं है। ऐसे तमाम शब्द हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह का। तो क्रम तत्पुरुष समास हो गया। अब उसके बाद आता है आपका, क्रम के बाद
कर्ता ने क्रम को करण, करण की विभक्ति होती है बच्चों से मतलब के द्वारा, के द्वारा, से मतलब क्या है, के द्वारा, किसके द्वारा, राम ने रावण को तीर से मारा, से आ गया ना कर्ण तत्पुरुष समास, राम ने रावण को तीर से मारा, कर्ण तत्पुरुष समास, राम ने सीता को, राम ने सीता को आ गया ना, राम ने सीता को चम्मच से चटनी चटाई, राम ने सीता को चम्मच से चटनी चटाई, चम्मच से आ गया। तो जहां पर से आ जाएगा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, रस भरी, रस से भरी होना, रस से भरी होना, तो जहां से आ जाएगा वहां कौन सा हो जाएगा बच्चों, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, है ना, तुलसी कृत हो गया आपका, जैसे ये बताया प्रेमचंद कृत, तो प्रेमचंद द्वारा रचित हो गया। कर्ण से, जहां पर से आ जाएगा, द्वारा आ जाएगा, वहां कौन सा होगा बच्चों, कर्ण कारक हो जाएगा, हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा बच्चों। चलिए कर्ण के बाद क्या आता है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है बच्चों, संप्रदान की विभक्ति होती है बच्चों ये बोलते हैं, हमारी विभक्ति क्या होती है बच्चों, के लिए, क्या होगी, के लिए या फिर हेतु, के लिए क्या फिर क्या, हेतु, के लिए या हेतु। जैसे के लिए आना चाहिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विधानसभा, विधान के लिए सभा, गौशाला, गाय के लिए शाला, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, विधानसभा, विधान के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए, देश की भक्ति नहीं होती है, देश के लिए भक्ति होती है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ना कि गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए आ गया हेतु, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कौन सा होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान के बाद कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान, अपादान का होता है बच्चों से अलग होने के लिए होता है, अलग होते हैं जब कुछ, जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त पता ना, ऋण मुक्त हो गया भाई, वाह भाई क्या बात है, हो गया आज ऋण मुक्त हो गया, तो ऋण से मुक्त होना, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त होना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना, पदच्युत, पद से हट जाना, पद से हट जाना, देश निकाला, देश से निकाल देना, जहां पे क्या हो, कोई चीज अलग होने का भाव हो रहा, क्या हो, अलग होने का भाव, तो जहां पर अलग होने का भाव होता है बच्चों, वहीं पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, जहां पर क्या होता है, अलग होने का भाव होता है बच्चों, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, क्योंकि किसकी भक्ति है, के लिए नहीं, अपादान कारक, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, किसके, इसके लिए अलग होने के लिए। संप्रदान वहां होता है जहां के लिए होता है, क्या होता है, के लिए, और जहां अलग हो रहा हो किसी चीज, समझना, छत से बिल्ली कूद गई, तो छत से बिल्ली क्या होगी, अलग होगी, सांप बिल से निकल गया, तो सांप बिल से क्या हो गया, अलग हो गया, तो अपादान कारक, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से मुक्त, कौन सा, अपादान कारक समास, कौन सा बच्चों, अपादान कारक समास, अपादान का मतलब होता है अलग होने की विभक्ति, किससे, ठीक है बच्चों, अलग होने की विभक्ति होती है, ठीक ना, जैसे ये था ना, ये तो अश्रुपूर्ण है बच्चों, ये अश्रुपूर्ण किसका उदाहरण होगा बच्चों, हमने पढ़ा है आंसुओं से पूर्ण होना, यानी कौन सा, कर्ण, आंसुओं से पूर्ण, तारों भरी, तारों से भरी, कर्ण, मेघा, मेघों से आच्छादित, ईश्वर द्वारा कृत, ईश्वर दत्त ना, ईश्वर द्वारा कृत, कर्ण, वाग युद्ध, वाग युद्ध मतलब क्या बच्चों, वाक, और वाक मतलब क्या, वाक से युद्ध, वाक से युद्ध, वाक किसको बोलते हैं, वाक बोलते हैं बच्चों बोलने को, बोल को बोलते हैं ना, वाक युद्ध हो रहा, बोल चाल में युद्ध होगा, वाक युद्ध, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, कौन सा, संप्रदान कारक, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, असत्य का आग्रह,
सत्य के लिए आग्रह होता है। सत्याग्रह महात्मा गांधी का सिद्धांत है ना, सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह का मतलब होता है, तो इसमें संधि भी है, सत्य प्लस आग्रह, संधि भी इसमें संधि नहीं है गुरु दक्षिणा में, इसमें केवल समास है, गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें संधि भी और समास भी है। सत्य प्लस आग्रह तो संधि भी समास भी है। वाग युद्ध, वाक प्लस युद्ध संधि है, व्यंजन संधि। ईश्वर दत्त, इसमें केवल समास है, इसमें संधि है, इसमें संधि है, इसमें संधि नहीं है। तो कहीं समास होगा वहां संधि नहीं होगी, जहां संधि है वहां समास के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ दो पद आपस में मिल जाते हैं। सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह है बच्चों, ठीक है ना, ये चीजें देख लीजिए आप, ये होगा। तो अब होता है आपका इसके बाद अपदान हो गया, संपदान हो गया, संबंध कारक। संबंध की भक्ति होती है बच्चों का, के, की, संबंध कारक, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसकी भक्ति क्या होती है बच्चों, संबंध की, का, के, की होती है। तो जहां का के की आ जाएगा, गंगा जल, गंगा का जल, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, राजमाता, राजा की माता, ठीक है ना बच्चों। तो जहां पर का आ गया तो वहां कौन सा संबंध दिखा ना आपस में, संबंध। असुमेघ, असुम का मेघ, मेघ मतलब बादल, यहाँ पर मेघ का मतलब बादल नहीं, मेघ का मतलब हवि, हवि से, हवि बोलते जो हवन सामग्री होती है, इसके लिए हवन होता है। अश्वमेघ बोलते ना, अश्वमेघ का घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ में होता है ना, अश्वमेघ। प्राचीन काल में अश्वमेघ और पुरुष मेघ दो यज्ञ हुआ करते थे। पुरुष मेघ में पुरुष को सजा धजा कर भेज दिया जाता था, और जहां तक वो घूमता फिरता था उसका आदर सत्कार होता था, उसको सभी राजा अपने यहाँ बुला लिया करते थे, सत्कार करते थे। तो जो पुरुष मेघ यज्ञ कर रहा है वहां तक उस राजा का अधिकार हो जाया करता था, और बाद में उस पुरुष की बलि दी जाती थी। ये नर बलि प्राचीन काल में रही है। ऐसी अश्वमेघ है, अश्वमेघ का मतलब होता है हवन करना। तो अश्व का मेघ, अश्व का मेघ यानी अश्व का हवन, घोड़े का हवन, अश्वमेघ, अश्व का हवन, अश्व का मेघ, बस में ना। अश्व का मेघ मतलब हवि है, मतलब हवन, तो अश्व का हवन, अश्व। पुरुष मेघ होता तो पुरुष का हवन होता, ठीक है बच्चों। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, हम लोग ग्राम में प्रवेश के लिए परेशान है, ग्रामोत्थान। भूकंप, भू का कंपन। वागदान, वाक का दान, वाक, वाक मतलब वही जो भी हमने पढ़ी, वाक मतलब बोलना। पता किसको बोलते हैं बच्चों वागदान, सगाई करने को बोलते हैं, बोलते हैं ना, पूर्वांचल में बोलते हैं तिलक करना, तिलक। हमारे यहाँ बोलते हैं पश्चिम में वागदान, वाक का दान करना, ये सगाई बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। किसे बोलते हैं, सगाई को बोलते हैं, पढ़ा होगा, वागदान संस्कार करना है, सगाई का संस्कार करना है, तो वागदान, वाक का दान, जुबान दे दी, बोलते ना 1 रुपया दे दिया, अब रुपया दे दिया अपने लड़के का, तो रुपया का मतलब क्या है कि जुबान दे दी, तो वाक का दान कर दिया। रघुवंश, रघु के वंशज, रघु के वंशज, के आ गया, रघु के वंशज, एक का था क्या के, रघु के वंश, कौन समाज हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। मातृभाषा, माता की भाषा, माता की भाषा, अब किया गया मातृभाषा ना, माता की भाषा, ना का के की तीनों आते हैं तो इसमें किया गया बच्चों। चलिए ये तो हो गया आपका समास, कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास। ये देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास, कौन सा बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब होता है इसमें विभक्ति में आती है, में, भीतर, में, भीतर या पर, में, भीतर, पर। जैसे आप बीती, अपने पर बीती। अच्छा तो इसमें बताना इसमें कौन सी है, आंखों देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी, आंखों के द्वारा देखी, तो करण होगा ना, करण तत्पुरुष समास, हाँ इसमें करण। ये आ गया, आप बीती, बच्चों आप
बीती, यानी अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। पुरुषोत्तम बच्चों, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, बोलते ना मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। अपने पर बीती, आप बीती। वनवास, वन में वास करने वाला। तत्व में लीन, तत्व बोलते ना तत्व, संधि क्या बनती है इसकी, तत्व बनती है प्लस लीन। तद में लीन होना, किसमें, तद में। तीर्थाटन, तीर्थ में आटन करना, तीर्थ में या तीर्थ पर आटन करना, तीर्थ। देशाटन, देश में आटन करना, आटन मतलब पर्यटन करना, देश में पर्यटन करना। तीर्थाटन, तीर्थ में आटन करना, तत् प्लस क्या, लीन। और ये क्या, वनवास, वन में वास करना। तो में पर भीतर ये चीजें आ गई, में पर भीतर ये तीनों चीजें किसमें आ गई, तत्पुरुष में आएगी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। वन में वास, तत् में लीन। तीर्थों का, तीर्थों पर आटन, तीर्थ में आटन। देश में आटन, देश में घूमना नहीं, देश में पर्यटन करना। पता, देश प्लस आटन, आटन मतलब पता घूमना, तो देश में घूमना। कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए आज यहीं तक रखते हैं इस समास को, और यहीं तक रखने के बाद जो अगला समास हम पढ़ेंगे कल को बच्चों, वो हम लोग जो पढ़ेंगे समास, वो अलग समास पढ़ेंगे। और जो हमारा नव्य समास है बच्चों, अलग समास। और जो हमारा ये क्या नाम, नैया, ये तो ना अय्या बोलते हैं इसको, नैया और अलग समास। हो सकता है कि इस बार इनसे क्वेश्चन आ जाए, जो सामान्य समास है उनसे क्वेश्चन ना आए, नैया से और अलग समास से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ लुप्त पद से आ जाए, है ना। तो इन तीनों को हम कल पढ़ेंगे, द्वंद्व और द्विगु और बहुव्रीहि, क्रमधारी और ये, ठीक ना। 2 क्लास बढ़ा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आपके आना चाहिए। जो मैंने आपको नए शब्द दिए हैं, कुछ शब्द समझो आपने नहीं पढ़े होंगे, ज्यादातर आपने सब पढ़े हुए होंगे, तो उनको आप जरूर एक बार रट लीजिएगा। ठीक बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।